नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में है। पहले फेज में रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई थी और पूरी उम्मीद है कि दूसरे फेज में भी ऐतिहासिक मतदान होगा। वोटिंग को लेकर एनडीए में उत्साह है तो महागठबंधन में खलबली मची हुई है। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग बीजेपी पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे यह साफ होता है कि आयोग कुछ छुपा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आयोग बता क्यों नहीं रहा कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोट डाला है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। तो वहीं वोटिंग से पहले महागठबंधन में खलबली मची हुई है। लगातार मीटिंग और मंथन जारी है। तो वोटिंग से पहले क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल सेकेंड फेज के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन तेजस्वी यादव ये क्यों जानना चाहते हैं कि कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया? देखिए, वो इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ रहे थे। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो जिस हिसाब से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए, उस आरोप का सीधा सीधा रिश्ता इस प्रकार से आप समझिए कि पहले फेज में महागठबंधन की हालत खराब है। ये सारे लोग जान रहे हैं इस बात को कि जो डफली बज रही थी कि महागठबंधन की सरकार आएगी, नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वैसी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने आज जो काम किया है उसका नतीजा आपको कल मालूम चलेगा। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, यू मार्क माय वर्ड, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस डेस्परेशन के साथ किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बीजेपी के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लगाए, वो दरअसल अपने उद्दंड कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि अब तो चुनाव हार गए, ये बेईमानी हो रही है हमारे साथ। ये दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि कल किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हो, हर जगह हंगामा करो, हमारे साथ अन्याय हो गया, इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है बीजेपी वालों के साथ मिलकर के। और ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों को फोन किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से। कल तक तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को ये पता नहीं है कि सुबह है कि शाम है, उनको कुछ बुद्धि उनकी खत्म हो गई है, उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, उनको याददाश्त कुछ। और आज आप कह रहे हो कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है। ये दरअसल, भाई अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, उसका सबूत दो। ये दरअसल कोई आरोप नहीं, ये अपने कार्यकर्ताओं को कि वापस अपने पुराने फॉर्म में आ जाओ, कल शांति से चुनाव नहीं होने देना। ये डेस्परेशन है। अगर आपको करना ही था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सहनी को भी बगल में बिठा लिए होते, कांग्रेस को भी बिठा लिए होते, कम्युनिस्ट पार्टी को भी बिठा लिए होते। वो क्यों नहीं बैठ रहे एक साथ? वो इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे को हराने में लगे हुए। बहुत बुरी स्थिति में तेजस्वी यादव और ये महागठबंधन पहुंच गई है। बिल्कुल राजीव सर, हमने फर्स्ट फेज में देखा था बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग, नारेबाजी, कई जगह पे बवाल हुआ। यहां तक कि डिप्टी सीएम के काफिले पर गोबर तक फेंका गया। क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भड़का रहे हैं? कल को लेकर कोई बवाल की तैयारी है क्या आरजेडी के अंदर? देखिए, तेजस्वी यादव भड़काएंगे। लोग भड़केंगे क्या? लोगों को पता नहीं है कि जिस तरह से प्रशासन बिहार में सतर्क है और पहले फेज के चुनाव में इन लोगों की औकात बता दी गई है, उससे दूसरे फेज के चुनाव में ये जो राजद के गुंडे थे वो सतर्क हो गए हैं। वो जान रहे हैं कि अगर ऐसा किए तो क्या होने वाला है। पहले फेज के चुनाव के समय 4 लाख लोगों को हिरासत में लिया गया था पूरे दिन में।
अलग अलग समय के लिए। ऐसा नहीं है कि 4 लाख लोग हिरासत में लिए गए तो उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन कोई 2 घंटे के लिए, कोई 3 घंटे के लिए किसी को बूथ से उठाया गया, उसके बाद रास्ते में ले जाकर छोड़ दिया गया। जब तक तुम लौटोगे तब तक वोटिंग हो चुकी होगी। उसमें से 52,000 लोग जो थे वो 2-2, 3-3 दिन तक हिरासत में रहे। ये जानते हैं लोग कि अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लोगे तो यहां पर पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव तो केवल लोगों को ये नहीं, इसके लिए नहीं भड़का रहे कि बूथ पर हंगामा करो, ये तो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन ही लूट लो, स्ट्रांग रूम पर हमला कर दो, धावा बोल दो। लेकिन लोग ये समझते हैं, डर उनके अंदर है कि अगर गए तो सीआरपीएफ वाले क्या करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हो गए, क्योंकि इनको सपने में आया होगा, लालू प्रसाद यादव ने बताया होगा कि देखो 90 के डिकेड में हम क्या किया करते थे, ये जो जिन निकलता था हमारा, ऐसे ही स्ट्रांग रूम में चला गया। पटना एन कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया और वहां पर चल रहा था, चुनाव की गिनती चल रही थी। अधिकारी को फोन गया कि नहीं डीएम साहब, जब तक हम ना बता दें तब तक आप रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे। और उधर से बक्से की हेरा फेरी हो गई, बैलेट पेपर बदल गया, नतीजे बदल गए। ये तो इन लोगों का चरित्र है। और फिर लालू यादव ने कहा होगा कि देखो ऐसा कुछ करो जिसके कारण कियोस्क पैदा हो जाए, और कियोस्क पैदा करने की कोशिश किए कि सीएम हाउस से फोन जा रहा है अधिकारियों को, जा रहा होगा। अगर सीएम आवास से फोन गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि बूथ लूट लो। अधिकारियों को ये तो नहीं कह दिया कि जब सड़क पर जाओगे तो देखना कि कौन सा व्यक्ति दिख रहा है कि राजद का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का है। क्या लोग चेहरे पर अपना राजद कांग्रेस लिखकर चल रहे हैं? ये वोट देने के लिए जो जाते हैं, हंगामा करता है, हंगामा में पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि ये इस पार्टी का कार्यकर्ता था, उससे पहले पुलिस नहीं देखती है। तो तेजस्वी यादव की समस्या बड़ी है, पहले फेज से लेकर दूसरे फेज तक। ये जो अभी चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, जो करोड़ों के शराब, पहले ही फेज के चुनाव में 71 करोड़ के शराब जब्त हुआ, ये तेजस्वी यादव बताएंगे कि इनके लोगों का नहीं था? क्या प्रशांत किशोर खुद बताएंगे कि उनके लोगों का नहीं था? ये जो उस समय से अब तक चल रहा है, 235 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, कैश 40 लाख से ज्यादा एक एक दिन में जब्त किए गए। ये इन लोगों को एक बार आवाज नहीं निकली कि ये पैसे किसके थे। अगर ये इतनी सेटिंग की बात करते हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों को कह सकते हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस केंद्र सरकार की है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार की है, तो फिर ये जब्ती जो हो रही है वो क्या भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों की हो रही है? और अगर उसके पैसे जब्त हो रहे हैं तो छोटे छोटे मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी बैठा रहता, वो तो सीधे आ जाता कि देखो पैसे शराब बट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, ये जदयू वाले कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता है कि जो पकड़ा गया है उसका लिंक तलाशेंगे तो हमारी पार्टी से मिलेगा, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। भारतीय जनता पार्टी या जदयू अभी चुनाव के समय ऐसे मुद्दे नहीं उठाएगी, तो इसलिए हम भी शांत बैठे रहते हैं। इसको पता चल गया है कि अब होने वाला क्या है, क्योंकि एक एक रीजन में इसकी रिपोर्ट जो आई है वो चौंकाने वाला है कि सीमांचल में भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सीमांचल में भी जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 60% 70% है, वहां 3-3 4-4 कैंडिडेट है, मुसलमान ही है, जनसुराज से मुसलमान ही है। एक ही व्यक्ति का, पूर्व विधायक का दोनों बेटा, एक जनसुराज से खड़ा है और एक खड़ा है सरफराज जो राजद से खड़ा है। अब ये दोनों में टकराव हो रही है, तो अब देखना ये होगा कि इन सारे टकराव के बीच पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस, जैसे 50% सीटें ये सीमांचल के क्षेत्र में एनडीए को थी, 12 सीटें, उससे पहले 17 सीटें थी। अब इस बार ऐसा ना हो कि 24 में से 20 के आसपास की सीटें ये लोग ले आए और ये सब तमाशा देखते रह जाए। तो अलग अलग बूथों से जो रिपोर्ट सामने आ रही है जिसका जिक्र सर ने किया, क्या उसी की बौखलाहट है तेजस्वी यादव के अंदर? सिर्फ तेजस्वी यादव क्यों बौखलाए हुए, सारे लोग बौखलाए हुए महागठबंधन में। आप देखिए मुकेश सहनी का बयान आ गया कि किसी ने, शायद न्यूज 18 वाले ने खबर चला दी कि किसी बीजेपी के लीडर से बातचीत हो रही है। उनके लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, न सीटें कायदे की दी, न समर्थन दिया, और उसके भाई को भी बैठना पड़ा क्योंकि अफजल अली जो है वो खड़ा हो गया उसके खिलाफ। तो वो एक खबर किसी ने चला दी
तो उसको धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर चाहूँ मैं अपने समर्थकों को कह दूँ तो उस टीवी मीडिया हाउस के अंदर जो है उसके ऑफिस को पटना में आग लगा दिया जाए। जब आप इस तरह की भाषा पे आ जाते हो कि मीडिया हाउस को आग लगा देंगे, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी कह रहा है कि नहीं 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 ऐसी बातें क्यों करे, बोलेगे हम तो कहेंगे कि मीडिया वाले जो है वो बीजेपी से पैसे खाकर हम लोगों के खिलाफ स्टोरी करते हैं। भाई तुमने किसको किसको पैसे दिए उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो आप जब इस तरह की भाषा पे आ जाते हो कि मीडिया हाउस को जला देंगे, तो कोई कह रहा है कि भाई ईवीएम जहां पे रखा हुआ स्ट्रांग रूम के ऊपर हमला करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोगों के दिमाग में इस बात समझ में आ गया है कि अब इनका कुछ नहीं होने जा रहा। जो हम लोगों ने भी जो प्रोडिक्शन किया है, जो एनालिसिस एग्जिट पोल तो कल आएगा, कि जो हम लोगों ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि जो सर्वे हम लोगों ने कैपिटल टीवी में निकाला था, वो देखिए वीडियो आर्काइव में पड़ा हुआ है। कैपिटल टीवी पहला जो सर्वे हम लोगों ने निकाला वो सबसे पहले 160 सीटें एनडीए को आएगी, ये अपने आप में पहला सर्वे था। उससे पहले सारे लोग टक्कर टक्कर बता रहे थे, कुछ और भी सब नुमाइंदे पैदा हो गए थे जो कह रहे थे भाई मुख्यमंत्री के रेस में तेजस्वी यादव सबसे आगे है, सेकंड नंबर पर प्रशांत किशोर है, थर्ड नंबर पे नीतीश कुमार है। ये सारी चीजें ये मीडिया में प्रपंच और प्रोपेगेंडा कैपिटल टीवी ने तोड़ा। जब सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि नहीं ये सब झूठ बता रहे हैं, 160 सीटें वो एनडीए को पहुंचने वाली है, तो ये अब धीरे धीरे प्रोपेगेंडा खत्म और हकीकत से इन लोगों का जब सामना हुआ है तो ये लोग बौखला गए। बिल्कुल। और कल चुनाव खत्म होने के बाद कैपिटल टीवी भी अपने दर्शकों के लिए सर्वे लेकर आएगा। लेकिन सर जो छोटी छोटी पार्टियों का जिक्र करें, राहुल गांधी तो पूरी तरह से सीन से गायब है, प्रशांत किशोर भी बड़े खामोश है, बाकी के दलों में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर को लगने लगा कि हमने जो तरीके अपनाए, जो सोच के हम चुनाव लड़ रहे थे कि किसी भी तरीके से एनडीए को हराना है, ये पूरा इनकी स्ट्रेटजी थी। वो सीटों के बंटवारे में और उम्मीदवार खड़ा करने में ये देखा, भारतीय जनता पार्टी से नेता लेकर गया, मनीष कश्यप जैसा एक यूट्यूबर को टिकट दे दिया कि नहीं नहीं ब्राह्मणों का वोट काटो, जहां जहां ठाकुर का वोट है काटो, सवर्णों का वोट काटो, ओबीसी ईबीसी ये जो जहां हिंदू मुस्लिम दिख रहा है वहां ओबीसी का कोई लीडर खड़ा कर दो। ये सारा प्रोपेगेंडा प्रशांत किशोर का था। मजबूरी केवल इसकी सीमांचल के क्षेत्र में थी कि वहां किसे खड़ा करोगे, वहां तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो कैंडिडेट दे रहा है वो किसके पक्ष में किसके विरोध में दे रहा है। तो मुंगेर से सामने आ गया कि नहीं नहीं भाई हम बीजेपी में जाते हैं, तुम्हारी पार्टी में रह के क्या फायदा, कैंडिडेट ही बीजेपी में चला गया। उसी तरीके से अंदर से लोगों ने बिठाना शुरू कर दिया, कहा कि भाई अगर राजनीति आगे बढ़ानी है तो ये समझ लो कि तुम लालू यादव की पार्टी को जिताने के लिए हमारा वोट काटोगे तो फिर आगे जिंदगी में कभी चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहोगे। प्रशांत किशोर की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। अलग अलग जगह से रिपोर्ट आया कि भाई तुम्हारा प्रत्याशी है वो तो भाजपा के लिए प्रचार कर रहा है। तो ये शांत हो गया, चुनाव प्रचार के दौरान ही से लगने लगा। नहीं तो जो प्रशांत किशोर चुनाव की शुरुआत से पहले पद यात्रा निकालते हुए बेहोशी का नाटक कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, एम्बुलेंस पे जा रहा है, वो जगह जगह घूम घूम कर ऐसा लग रहा था कि बिहार में प्रशांत किशोर से ज्यादा कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, वो शांत हो गया। छोटी पार्टियों में ये प्रशांत किशोर का फैक्टर उन्हीं जगहों पर काम आया जहां पर ये उम्मीदवार मुस्लिम और उम्मीदवार वो उतारा था जो कि राजद से कांग्रेस से भाग कर आया था, और इन्हीं लोगों के कारण इसकी समस्या बढ़ी। सर ओबीसी का भी कोई फैक्टर नजर आ रहा है? बिल्कुल वही दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जैसे ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरा दांव तो उल्टा पड़ गया, हराने निकले थे एनडीए को, महागठबंधन को हरा रहे हैं, और आगे से जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए सीए के विरोध में नीतीश कुमार को छोड़कर अपनी पार्टी बनाए थे, वो तो पूरा प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा, इसलिए मुसलमान भी नाराज होगा। और ओवैसी फैक्टर तो पूरे सीमांचल में दिख रहा है, जिस तरीके से उसने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार जब अररिया में एक, पूर्णिया में एक,
किशनगंज में 2, ये 5-5 सीटें जीत कर लाया था। उससे ज़्यादा सीटों की संभावना बढ़ रही है, और अगर संभावना सीटों की नहीं होगी तो वो हराने की संभावना बढ़ रही है। जो नैरेटिव क्रिएट किया इस बार ओवैसी ने कि देखो ये महागठबंधन या लालू प्रसाद यादव की फैमिली ये मुसलमानों को क्या समझता है, ये नौकर की तरह समझता है, ये कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। और हम जब खुलकर आगे जाकर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें रिजेक्ट कर रहा है। तो तुम्हें मुस्लिम लीडर चाहिए तो AIMIM को वोट दो, चाहे जितने भी सीटें हों, लेकिन हम कम से कम तेजस्वी यादव को ये बता देंगे कि मुसलमानों को आगे से इग्नोर नहीं कर सकते। इसी नैरेटिव के कारण सीमांचल में उसने महागठबंधन को पानी पिला दिया। सर एक चीज और, तेज प्रताप यादव 10 से 15 सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए सीटें तो नहीं जीतेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार को अभी तक जितने ये भाई बहन थे उसमें से तेज प्रताप यादव ने जो दिखाया है वो दिख रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव के परिवार का जिक्र नहीं करना चाहते, राजद का जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन वो कृष्ण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, भगवा की भी बात करते हैं। आगे के इलेक्शन के लिए वो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि तेजस्वी यादव उस समय क्या करेंगे जब तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के साथ चाहे एनडीए में आए या खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन के रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दूसरे चरण की वोटिंग के लिए हलचल बिहार में तेज है, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, चुनाव आयोग भी तैयार है, पुलिस और सुरक्षा बल भी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं। कल एक भी चूक और एक भी चालाकी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ने वाली है। राहुल गांधी तो मैदान छोड़कर भाग ही गए हैं और तेजस्वी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उससे उनकी बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।